रोज की तरह आज भी जब दादाजी पार्क में आए तो इंतजार कर रही बच्चों की टोली ने उन्हें घेर लिया। सभी एक सुर में उनसे कहानी सुनने की जिद करने लगे। दादाजी कहानी सुनाइए, दादाजी कहानी सुनाइए, हाँ जी दादाजी कहानी कहानी कहानी। मोहल्ले के सभी लोग जानते थे कि दादाजी बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जिस कारण बच्चे इधर उधर फालतू घूमते नहीं और शाम को सीधे घर आ जाते हैं। दादाजी भी एक अभिभावक की तरह उनको उनके घरों तक छोड़कर ही जाते थे। इस कारण पूरे मोहल्ले वाले उनका बड़ा सम्मान करते थे। बच्चों की स्कूली समस्याओं को भी अक्सर उनके स्कूल जाकर हल कर देते थे। 85 वर्ष के रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल को इन कार्यों में बड़ी खुशी मिलती थी। दादाजी ने कहा, कैसे हो बच्चों, आओ बैठो। बच्चों, आज मैं राजाओं रजवाड़ों आदि की कहानी नहीं बल्कि अपने बचपन की कहानी सुनाता हूँ। मेरे बचपन में 1 रुपए में 40 सेर गेहूं, 1 रुपए में 25 सेर चावल और इतने में ही 1 सेर शुद्ध देसी घी मिलता था। सब कुछ बहुत सस्ता था। दूध दही नदियां बहती थी। फलों का अंबार लगा रहता था। मेवे तो हम जेब में भरकर मूंगफली की तरह खाते थे। कहानी सुनते सुनते नन्हा रामू न जाने किस समय सो गया, किसी को पता ही ना चला। दादाजी अपने धुन में सुनाए जा रहे थे। बच्चों, हमरे समय में गुंडागर्दी, झूठ फरेब, लोमारी, मक्कारी का कोई स्थान नहीं था। सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते और उनके सुख दुख में भागीदार बनना हमारा कर्तव्य था। बड़ों का सम्मान, सभी से प्यार भरा व्यवहार हमारे जमाने की विशेषता थी। बीमारियां हमसे दूर भागती थी। शाम को जाते समय दादाजी ने रामू की मां को बुलवाया, जो उसे सोता हुआ ही उठाकर ले गई और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। आज जमाना बहुत बदल गया था। पिछले लगभग 1 सेंचुरी से आज के समय में जमीन आसमान का अंतर था। रामू अब छोटा बच्चा नहीं बल्कि 87 वर्ष का बूढ़ा था। पुत्र सामू के साथ रहता था। इस उम्र में भी वह चुस्त दुरुस्त था। ये 2088 ईस्वी सन था। इस समाज में दादा दादी से कहानी सुनने वाले बच्चों के हाथों में मशीनी खिलौने थे, लेकिन गरीब वंचित बच्चे आज भी कहानियां सुनकर अपना मनोरंजन एवं ज्ञान प्राप्त करते थे। शाम के समय जब रामू दादा पार्क में पहुंचे तो बच्चों ने उन्हें घेर लिया और कहानी सुनाने की जिद करने लगे। रामू दादा ने उन्हें एक कहानी सुनाने के बाद कहा, अब मैं तुम्हें अपने बचपन की कहानी सुनाता हूं। जब मैं छोटा था तब गेहूं, चावल, दालें, सब्जी, दूध दही, देसी घी आदि सब अपने वास्तविक रूप में मिलते थे, जिनको आज तुम लोग कैप्सूल के रूप में खाते हो। आज तुम लोग तो उन्हें देख भी नहीं पाते, सिर्फ इन्हें कैप्सूल के रूप में जानते हो।
बच्चों, कल मैं तुम्हें संग्रहालय दिखाने ले चलूंगा, जहां हमारे जमाने की सब चीजें वास्तविक रूप में संग्रहित की गई है। कल रविवार है और इस दिन वहां का कोई टिकट नहीं लगता है। अगले दिन बच्चों की फौज दादाजी के साथ संग्रहालय में मौजूद थी। दादाजी ने एक तरफ से बताना शुरू किया। बच्चों, वो देखो, बकरी, गाय, भैंस जो हमें दूध देती थी। वो देखो, घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट, नदियाँ, झील, तालाब, कुएं, जहाँ हम नहाते थे और पीने का पानी भी प्राप्त करते थे। आज तुम लोग तो बरसों नहीं नहाते, सिर्फ खुशबू वाली भाप लेकर फ्रेश हो जाते हो। दादाजी द्वारा दी जा रही इन जानकारियों को वहां एक और लोग भी बड़े गौर से सुन रहे थे। दादाजी द्वारा इन चीजों को खुद इस्तेमाल करने की बातें सुनकर उन्हें घोर आश्चर्य हो रहा था। कोई ऐसा व्यक्ति जो उन हालातों में पला बड़ा हो, क्या आज के समय मौजूद है? यदि वो है तो फिर दादाजी तो युग पुरुष ही कहलाएंगे। पिछले 3 दशक में व्यक्ति की औसत आयु आज घटकर 55 से 60 वर्ष जो रह गई थी। ये खबर थोड़ी ही देर में संग्रहालय के कार्यकर्ताओं के कानों तक पहुंच गई कि कोई व्यक्ति संग्रहालय में मौजूद है जो लुप्तप्राय हो चुकी उन वस्तुओं का इस्तेमाल कर चुका है। संग्रहालय की डायरेक्टर दौड़ा दौड़ा आया और दादाजी से बोला, क्या मैं आपसे उस जमाने की कुछ और बातें भी पूछ सकता हूं? मैं आपकी इन जानकारियों के लिए पेमेंट भी करूंगा। दादाजी के हामी भरते ही स्टाफ के लोग ससम्मान उन्हें एक केबिन में ले गए और उन पर प्रश्नों की बौछार कर दी। तरह तरह की बातें पूछना, फोटोएं दिखाकर उनके बारे में जानकारी देने का कार्य दादाजी ने बड़ी सहजता से कर दिया। बड़े बड़े गुना भाग जोड़ को तो दादाजी ने मुंह जवानी हल कर दिए। उनके उत्तर एवं जानकारियां सही है अथवा गलत, इसे जानने के लिए एक व्यक्ति सुपर डुपर कंप्यूटर पर लगातार टैली करता जाता और सही का सिग्नल दे रहा था। तब तक वहां काफी भीड़ लग चुकी थी। हर कोई इस अवतारी पुरुष को देखना चाहता था। पूरी तरह संतुष्टि के बाद ही दादाजी को तय पेमेंट देकर छोड़ा गया। वो पैसा दादाजी ने बच्चों में बांट दिया। अब दादाजी कोई मामूली व्यक्ति नहीं बल्कि देश रत्न थे। लोगों ने उन्हें भारत रत्न जैसे पुरस्कार से सम्मानित करने की पुरजोर कोशिश सरकार से की, जो जल्द ही स्वीकार भी कर ली गई। एक भव्य समारोह में देश के प्रथम व्यक्ति द्वारा उन्हें यह सम्मान दिया गया। अब रामू भारत रत्न दादाजी के नाम से पहचाना जाने लगा। अंततः वो दिन भी आया जब 90 वर्ष की उम्र में दादाजी ने इस नश्वर संसार से विदा ली। सरकार द्वारा उनके घर पर ससम्मान श्रद्धांजलि दी गई। सुबह ही उनके बेटे सामू ने रोबोट बुक कर दिया था। उसने दादाजी के शव को
उसे सौंप दिया। आज के समय में अंतिम संस्कार की यही विधि लागू थी। रोबोट रामू को अपने कंधे पर लाद कर चल पड़ा। रास्ते में रोबोट की अचानक बैटरी लो हो जाने के कारण एकदम से दादाजी जमीन पर गिर पड़े। एक जोर चीख रामू के मुंह से निकली। मां हड़बड़ा कर उठी तो देखा रामू बिस्तर पर डरा सहमा बैठा रो रहा था। मां ने अपनी साड़ी के पल्लू से उसके आंसू पोंछे और सीने से लगाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? चीखा क्यों? क्या कोई बुरा सपना देख लिया था? रामू उन्हें क्या बताता कि वो किस दुनिया से आ रहा है जहां आदमी एक मशीन मात्र बनकर रह गया है। रिश्ते नाते का जहां कोई चलन नहीं, प्राकृतिक वस्तुएं जहां गायब है, जिंदगी जहां अन्न पर नहीं बल्कि कैप्सूलों पर चल रही है। संवेदना, प्यार, व्यवहार, अपनापन गायब है। आदमी आदमी से बेगाना है और भी न जाने कितनी बुराइयां है यहां। फिर भी उनकी दुनिया हमारी आज की दुनिया से बहुत खूबसूरत है। शिक्षा के उच्च मापदंड के चलते सब शिक्षित है। सभी कर्मशील और स्वावलंबी होने के कारण सामाजिक कुरीतियों का शिकार नहीं है। नाम के आगे उपनाम यहां नहीं लगाया जाता। इससे जात पात का भेद मिटता है। सारी जमीन सरकार की संपत्ति है। इस कारण जमीन जायदाद के झगड़े नहीं होते। जरूरत के मुताबिक व्यापार एवं रहने के लिए जगह उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। रिश्वतखोरी, दलाली, नौछावर खाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर उसे पदमुक्त करके जेल में डाल दिया जाता है। सरकार का गठन जनता एक व्यक्ति को वोट देकर करती है, इस शर्त के साथ कि आप अपने मंत्रिमंडल का गठन अपने विवेक से करने के लिए स्वतंत्र है। गलत अथवा लापरवाह आपके व्यक्ति को 24 घंटे की चेतावनी के बाद आपको उसे पद मुक्त करना होगा, वरना आपको ही हम एक कानून के तहत पद मुक्त कर देंगे। अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति जीवन भर अपने पद पर यथासंभव बने रह सकते हैं। इन फैसलों को कार्य रूप देने के लिए आज की सर्वोच्च संस्था न्यायपालिका बाध्य थी। इन विचारों से निकलकर रामू ने अपनी मां से पूछा, क्या सपने सच होते हैं? मां ने चाय का गिलास पकड़ाते हुए कहा बेटे, सपने तो बस सपने ही होते हैं। इनका असल जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं होता। हाँ, सुबह के सपने अक्सर सच हो जाया करते हैं। रामू के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी और आंखों में नए संसार की चमक।